कि इतनी बड़ी नफरत की राजनीति करने के बावजूद आज भी यहाँ के हिंदू और मुस्लिम उसी तरीके से हैं जैसे हजारों साल पहले से रहते आए हैं। मैंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया टीवी में भी मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप पासमानदा मुसलमानों को अगर सही मानों में ही तैसी हैं तो आप सब चीज को भूल करके मुझे कुछ मत दीजिए। आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग का जो रिकमेंडेशन है आप उसको लागू कर दीजिए। मोमिन कॉन्फ्रेंस सबसे पहला ये करेगा, आह्वान करेगा कि बीजेपी को वोट दिया जाए। ये बिल्कुल तय है, लेकिन आज के डेट में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। और इसमें आप देख लीजिए, आप रांची में जो पत्रकार हैं जानते हैं कि रांची में कितना वक्फ प्रॉपर्टी है, इससे क्या किसी को फायदा और नुकसान होने जा रहा है। लेकिन ये भ्रम पैदा करके केवल हिंदू मुसलमान एक नैरेटिव पैदा करने का कोशिश है। कॉन्फ्रेंस झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तरफ से बुलाई गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस मुशावरत के और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब फिरोज अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। ये वक्फ तरमीम बिल जो आया है ये तो पूरे माहिरीन कानून जो हैं वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में रहने वाले जो सेकुलर गैर मुस्लिम हैं वो हमारी आवाज़ बन करके इस कानून, इस बिल की पेचीदगियों को उजागर कर रहे हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, संविधान की धाराओं के ख़िलाफ़ है और बिल्कुल ये वोट की राजनीति की वजह से ये बिल लाया गया है। और इस बिल के ज़रिए से कहीं न कहीं मुसलमानों को हरासमेंट करना है और मुसलमानों को परेशान करना है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इतनी बड़ी नफ़रत की राजनीति करने के बावजूद आज भी यहाँ के हिंदू और मुस्लिम उसी तरीके से हैं जैसे हज़ारों साल पहले से रहते आए हैं। कहीं भी बाज़ार में, मार्केट में, लेन देन में, शादी ब्याह में इस नफ़रत का असर देखने को नहीं मिला है। ये नफ़रत सिर्फ सियासी तौर पर है और ये सारे लोग जानते हैं और समझ रहे हैं। ये बिल उसी का एक अमली नमूना है और अपने लोगों को ये बावर कराना है कि मुसलमानों को हम इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे, तुम हम ही को वोट देना। ये सबसे पहले तो सारे प्रेस वालों को नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप आए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज की डेट में। ये पूरे देश में इस बिल से अफेक्टेड केवल मुसलमान नहीं है। ये अगर माना जाए कि ये मुसलमान ही अफेक्टेड नहीं है, बल्कि आप इधर देख रहे हैं कि इस बिल से जो आक्रोश और जो सामाजिक व्यवस्था में जो एक भूचाल सा आया है, इससे पूरा देश जो है अफेक्टेड है। पूरा देश का जो सोशल फैब्रिक है, जो सोसाइटी का जो रहन सहन है, लोगों का जो रहना सहना है, वो सब इफेक्ट हुआ है। और ये मानना है कि ये हमारा कंट्री एक तो सेकुलर है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हो, अगर 100% भी मेजॉरिटी हो, तब भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और उसकी अल्टीमेटली उसका टेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। गोलकनाथ से लेकर के इंदिरा गांधी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को अगर कांग्रेस ने भी चेंज किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो जो हमारा जो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और ये इस तरह के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको कोई भी, ये मोबोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपके पास भीड़ है, इसका मतलब थोड़ी कि क्या नाम है, 2 आदमी अगर शरीफ है तो उसको आप लूट लीजिएगा। ये डेमोक्रेसी है। इट्स नॉट अ मोबोक्रेसी। इट हैज टू बी रूल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको आर्टिकल 14 से लेके अगर आर्टिकल 30 तक चले जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स है, और स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 25, 24, 29, 30 जो माइनॉरिटीज राइट है, आप उसको बिल्कुल आप छेड़ नहीं सकते। और ये देखिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे नज़र है इनका। ये अगर आज के डेट में ये वक्फ प्रॉपर्टी तो एक मिसाल है, ये आगे चल करके अल्टीमेटली इनका ये होगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है माइनॉरिटी को, उसको हिट करेंगे। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो राइट टू रन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इफेक्ट होगा। इनका है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको, और अल्टीमेटली वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, कभी भी वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, एरिया के डेवलपमेंट में, रोड में, कंस्ट्रक्शंस में, जहां वहां जरूरत पड़ी, वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी को दी है। गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है आज की से, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है
जो वक्फ की प्रॉपर्टी लेकर करके जो काबिज हैं, नाजायज़ तरीके से काबिज हैं और उनके लोग हैं, वो चाहती है, जैसे आपके सामने बहुत बड़ा मिसाल है, अंबानी का पूरा बंगलो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, वो केस चल रहा है, वो केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जैसे आएगा, एक डीएम ने एक चिट्ठी दिया कि साहब ये वक्फ से फ्री हो गया, अंबानी साहब का हो जाएगी प्रॉपर्टी वो। तो ये बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल जो लाया गया, इनका जो एक्ट बनाया है, हम लोग पूरे मजलिस मुशावरत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी रूमी भाई ने नहीं दिया, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मजलिस मुशावरत हिंदुस्तान में जितने भी जमात हैं, मुसलमानों की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी हिंद, जमात उलमा हिंद, जमात आपको अहले हदीस, मोमिन कॉन्फ्रेंस, अल कुरैश, जितने भी जमात हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका वो कॉन्फेडरेशन है। वो सारे बैठ कर करके अब पॉलिसी को, मैटर्स को, और मुसलमानों के हित में, देश के हित में, ये नहीं कि केवल मुसलमानों के हित में, हम हर चीज़ को बैलेंस करते हैं कि देश के हित में अल्टीमेटली क्या है। अगर मुझे सेक्रीफाइस देना है देश के हित में, तो बेशक हर मुसलमान उसके लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड भी हमेशा से कोऑपरेट किया है। लेकिन ये बिल अभी जब आप देख रहे हैं कि एक जो चीफ जस्टिस का एक जो कमेंट आया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, कि साहब क्या आप मंदिरों में, मंदिर के ट्रस्ट में, या हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर, या हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी देने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हर आदमी पूछेगा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? भाई हमारा प्रॉपर्टी है, हम मैनेज कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, आप खामोखा ला करके किसी को बैठाना चाहते हैं, तो ये एक बिल्कुल किसी भी तौर से मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि लोगों ने, जो पिटिशनर्स थे, उन लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों को अभी इस स्टेज पे आप एक ब्लैंकेट स्टे दे दिया जाए, ताकि स्टे के बाद ये केस अभी तो चलेगी, अभी हो सकता है कि ये अल्टीमेटली एडमिट होने के बाद लार्जर बेंच को भी चली जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लार्जर बेंच को भी चली जाए, ये कई साल चलेगी, इसका कोई नहीं है। अभी अल्टीमेटली इंटरिम रिलीफ पे बात होगी। तो इंटरिम रिलीफ पे जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि साहब आर यू गोइंग टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी इंटरिम ऑर्डर नहीं किया है, बल्कि इंटरिम ऑर्डर से सरकार को ये लगा कि अगर इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा तो एक हमारे लिए आगे बहुत बड़ा बाधा हो जाएगा। तो सरकार ने ही स्टेटमेंट दिया, सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया कि साहब हम लोग जब तक के कोई कोर्ट का आदेश नहीं होगा, तब तक हम वक्फ बाय यूज़र जो है, जो इन लोगों का कहता है भाई कि जिसकी पेपर नहीं है वो कैसे क्लेम करेंगे कि वक्फ का प्रॉपर्टी है। उसने कहा वक्फ बाय यूज़र जो है, जो वक्फ के नाम पे और वक्फ चला रही है, जो वक्फ के कंट्रोल में है, जो भी जिस तरह से वक्फ से रिलेटेड है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम कोई नया मेंबर इंडक्ट नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज़ जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे जब तक कि फाइनल इंटरिम ऑर्डर या इंटरिम सुनवाई कोर्ट नहीं करेगी। तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार बिल्कुल अपनी जगह पे सही होती, अगर सरकार बिल्कुल अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होती, तो ये सरकार को स्टेटमेंट देने का क्या जरूरत था? कहते नहीं साहब आप सुनिए, हम इसमें सुनाएंगे आपको। तो सरकार का मतलब है, सरकार जानती है, और सरकार कहीं ना कहीं अवॉइड करके इसको डिले करने का, लंबा खींचने का, और लंबा खींचने का आप जानते हैं मतलब ये होता है कि ऐसे इश्यूज़ में पॉलिटिकल उसका बेनिफिट उठाना, पोलराइजेशन करना लोगों में। और ये हम मानते हैं, अभी भी मैं कई लोग जगह में तो मैं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो स्टेट ने ये स्टैंड लिया है, झारखंड ने हमारा स्टैंड लिया है कि हम इस बिल को लागू नहीं यहाँ करेंगे स्टेट के अंदर, उसी तरह से वेस्ट बंगाल ने कहा, उसी तरह से कर्नाटका ने कहा, उसी तरह से कई स्टेट ने ये कहा कि सब हम लोग जो है इस बिल को यहाँ लागू नहीं करेंगे, और हम लोग जो है जो जिस तरह चला रहा वैसे वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते रहेंगे, वक्फ बोर्ड रहेगा। तो मेरा भी कहना है ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम बरादरी से कि किसी तरह का, इस तरह का कोई जो बड़े बड़े जो लोग निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, या क्योंकि उससे उस स्टेट के अंदर परहेज करना चाहिए। और ना तो सरकार की ये मंशा है, केंद्र सरकार की ये मंशा है कि ऐसे मुसलमानों को प्रोवोक करो कि वो रैली निकालें, उसमें 4 आदमी को हम प्लांट करें, और वो प्लांट कर करके हम वहाँ दंगा करा दें, दंगा कराने के बाद हम प्रेसिडेंट, और बंगाल में ख़ास तौर से सरकार का ये मंशा है कि वहाँ इतना दंगा कराएं कि प्रेसिडेंट रूल करा करके और प्रेसिडेंट रूल के अंडर में वहाँ इलेक्शन कराएं। ये ऐसे स्टेट में जहाँ आपको लोगों को जायज़ सपोर्ट मिल रहा है, राइटफुल
आपका राइट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, हम कहेंगे वैसे स्टेट में इस तरह का जो है बड़ा बड़ा प्रदर्शन, दंगा या इस तरह का चीज़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आपके साथ है। आप जहाँ पे सरकार आपके खिलाफ है, आप वहाँ पीसफुली आप उसको आप रैली कीजिए, पीसफुल आप मुजाहरा कीजिए, आप जाकर कर करके अगर नौबत पड़े तो जेल भरो अभियान की भी आप कीजिए, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन मैं किसी भी वायलेंस के हर तरह से खिलाफ हूँ, वायलेंस बिल्कुल नहीं। और वायलेंस मैं साफ कहता हूँ, ये वायलेंस में सरकार का बिल्कुल प्लांट करने का हाथ है। बंगाल में अप टू 50 किलोमीटर्स बॉर्डर, इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम्स। और उस 50 किलोमीटर्स के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो कौन करा रहा है? वो केंद्र सरकार करा रहा है या राज्य सरकार करा रहा है? ये जानने की बात है। अभी आपने देखा कि जितने लोग वहाँ पे बयान लिए गए हैं लोगों से, कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, उसमें से 150 लोग कोई भी बांग्ला स्पीकिंग नहीं है, दे आर ऑल हिंदी स्पीकिंग पीपल। वहाँ कैसे चले गए? उस मुर्शिदाबाद जो खाटी बंगाल एरिया है उसके अंदर हिंदी स्पीकिंग लोग को प्लांट किया गया इस चीज को करने के लिए। तो ऐसे जगहों से हम लोगों को भी, मुसलमानों को परहेज करना चाहिए और ऐसा प्रदर्शन न करें कि उसमें लोगों को भेज कर करके दंगा कराया जाए और आपको बदनाम किया जाए। तो उस चीज से बचें। और जहां जहां जिस राज्य में जो सरकार आपके विरोध में खड़ी है, आप वहां बिल्कुल आप प्रदर्शन करें, जेल भर। आपने देखा, मैं तो बहुत ताज्जुब करता हूं कि आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी इंडिया टीवी में हमारा काफ़ी बड़ा इंटरव्यू आया था, इंडिया टीवी के अंदर डिस्कशंस में, वहाँ भी लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों का मोदी जी को सपोर्ट जब मोदी जी कहते हैं कि पासमानदा मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। मैं एज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पासमानदा नॉन पासमानदा का सवाल नहीं है, यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी का सवाल है और उसमें सब मुसलमान सब एक हैं। और ये हमेशा से देखा गया कि जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, पहले मुसलमान हिंदू को लड़ाया, अब वो कोशिश करते हैं कि पासमानदा नॉन पासमानदा मुसलमानों में तफरका पैदा करें, डिफरेंस पैदा करें। मैंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया टीवी में भी मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप पासमानदा मुसलमानों को अगर सही मानों में ही तैसी हैं तो आप सब चीज़ को भूल करके मुझे कुछ मत दीजिए। आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग का जो रिकमेंडेशन है आप उसको लागू कर दीजिए। मोमिन कॉन्फ्रेंस सबसे पहला ये करेगा, आह्वान करेगा कि बीजेपी को वोट दिया जाए। आप पासमानदा मुसलमानों को जब देने की बात आती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मैं कमीशन की बात तो सुनूंगा, आपका सेक्रेटरी ने खाली विरोध कर दिया तो नहीं सुनूंगा, तो उसको अंडू करने के लिए इन्होंने केजी बालाकृष्णन कमीशन का गठन कर दिया ताकि केजी बालाकृष्णन कमीशन से इसके विरोध में एक रिपोर्ट ले लें और हम सुप्रीम कोर्ट में कहें कि साहब ये कमीशन, दूसरा कमीशन का रिपोर्ट ये है। तो मैंने कहा कि आप केजी बालाकृष्णन कमीशन को डिसॉल्व कीजिए, आपका नाम है सुप्रीम कोर्ट में अपना उसका विरोध को वापस लीजिए और रंगनाथ मिश्रा कमीशन को आप ऐलान कीजिए कि हम का नाम है इसको सपोर्ट करते हैं और इसको हम लागू करेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस और पासमानदा मुसलमान सब आपके साथ हैं। लेकिन ये छलावा नहीं चलेगा कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप जो है मुसलमानों में पासमानदा नॉन पासमानदा, हमारी लड़ाई है, हमारी नुमाइंदगी की लड़ाई पासमानदा की रहेगी। हम नुमाइंदगी की बात करेंगे अपनी सरकार में और में समाज में, लेकिन हम वक्फ की प्रॉपर्टी के मामले में बिल्कुल सब एक हैं। कहीं कोई हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हम कहीं इस चीज़ को नहीं। आप जो हमारा वक्फ भाई, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो भी इनका स्टेटमेंट आया है, सरकार बैकफुट पे है और सरकार ये जान रही है कि ये अल्टीमेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए वो टाइम ले रही है। अपना स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं डिसाइड किया है। उन्होंने उनके बयान पे कहा कि साहब दे हैव अंडरटेकिंग, सो देयरफॉर दिस विल नॉट हैपन। तो ये चीज़ों को देखते हुए मेरा कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम पूरे एक्ट को स्टे करने से अच्छा है आप 1 by 1 प्रोविजंस, 1 by 1 क्लॉज, 1 by 1 सेक्शन ऑफ द एक्ट जो है उस पर डिस्कस कीजिए। हम उसको हम लोग सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि किस सेक्शन को, किस प्रोविजन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाए। तो मेरा, हम लोगों का मानना है यूनानिमस कि ये एक्ट ही पूरा का पूरा एक्ट एक फ्रॉड है, ये एक छलावा है, केवल मुसलमानों को और हैरास करना और एक नैरेटिव पैदा करना कि साहब देश में हिंदू मुसलमान का एक माहौल बनाना।
इस नैरेटिव को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी टेस्ट में, चाहे आज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हो, जब भी हो, ये कभी नहीं टिकेगी। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और आपने देखा कि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, जो सेकुलर गवर्नमेंट या सेकुलर लीडर्स हैं, इनके चाहे बहुत सारा जो ईडी और सीबीआई और बहुत सारे प्रेशर में आकर के आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल सरकार वीक पड़ेगी तो वो भी उनको साथ छोड़ देंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन आज के डेट में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। मैं कहता हूं कि अगर आप जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या मुसलमानों को मंदिर के ट्रस्ट में, आप क्या मुसलमानों को और भी रिलीजियस ट्रस्ट में आप भाग देंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो लोग रन कर रहे, अभी पूरे वक्फ प्रॉपर्टी लोग मैनेज कर रहे थे। आपको जो हिंदू ट्रस्ट में एक और भ्रम है कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल भ्रम है, गलत इन्फॉर्मेशन है। इसके आप केवल 2 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अगर केरला को भी ले लें, 3 स्टेट की जो मंदिर और मंदिर के ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ से 4 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी है केवल 4 स्टेट का। ये भ्रम पैदा होता है। और इसमें आप देख लीजिए, आप रांची में जो पत्रकार हैं जानते हैं कि रांची में कितना वक्फ प्रॉपर्टी है, इससे क्या किसी को फ़ायदा और नुकसान होने जा रहा है। लेकिन ये भ्रम पैदा करके केवल हिंदू मुसलमान एक नैरेटिव पैदा करने का कोशिश है, जो देश हित में नहीं है। देश हमारा सेकुलर है और जितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी है सब मिल के दिया है, और आज देश के अंदर जो विकास हो रहा है उसमें सबका योगदान है और किसी भी आदमी का ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि मुसलमानों के साथ जितने भी इन्होंने पॉलिसी, केवल चाहे आपने ट्रिपल तलाक देख लीजिए आप, मतलब हर ऐसे ट्रिपल तलाक का, जब ट्रिपल तलाक कुरान शरीफ में ही अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब माने नहीं रखता है, ट्रिपल तलाक का उसमें इजाज़त नहीं है, आप उसको मुद्दा बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब कि मुसलमानों को। फिरोज साहब एक सवाल है कि किरण रिजिजू ने कहा है और उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी बयान आता है कि कहीं ये राष्ट्रपति को क्या निर्देश दे सकता है क्या न्यायपालिका, और उससे जुड़ा सवाल ये है फिरोज साहब, क्या ये अब दोनों में झगड़े की स्थिति पैदा होने वाली है न्यायपालिका में और ये सदन के बीच? आप जानते हैं कि पूरी सरकार, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी, these are all constitution has created them, they have not created the constitution, it is the creation of the constitution। और जब कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट किया है और सुप्रीम कोर्ट को हर लॉ को टेस्ट करने का पावर दिया गया है, इवन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, इसीलिए कहते हैं आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो और एक कॉमन आदमी हो, क्या अगर प्राइम मिनिस्टर कोई मर्डर कर दे या प्रेसिडेंट कोई मर्डर कर दे तो क्या उसका ट्रायल 302 में नहीं होगा? तो सब इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 इज वेरी क्लियर, एवरीबडी इज इक्वल एंड दे आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव नॉट क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक सवाल और, क्या यह स्टे हो जाएगा, वक्फ कानून रुक जाएगा, क्या रोक देंगी सरकार, या सिर्फ ये फौरी एक रिलीफ की बात है? आज जो आप ये देख लीजिए, मेरा मानना है कि सरकार का जो तर्क है इतना कमज़ोर है कि सरकार को अपनी खुद स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम अभी कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, अभी कोई बदलाव नहीं लाएंगे फिलहाल की बात, फिलहाल मतलब। तो मैं पूछता हूं कि जब आपका बिल ही इतना, जब आईटी इतना स्ट्रांग था तो फिलहाल बोलने की क्या जरूरत थी? तो इनको भी यह है कि इंटरिम रिलीफ नहीं, ये फुल फ्लेज्ड ताकत में नहीं है ना अभी, इनकी सरकार गिर सकती है, डर है उनको। नहीं, इनकी सरकार गिर सकती है, वो एक अलग मतला है, वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, वो एक अलग चीज़ है। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो मैसेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट को जजेस ने जो कॉग्निजेंस लिया है, उस पर साफ है कि सरकार खुद इस पे बैकफुट पे है, और जब सरकार बैकफुट पे है तो पूरा उम्मीद है हम लोगों को, और पूरा इंसाफ का एक उम्मीद है कि इंटरिम रिलीफ मिलेगा।